जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। दोस्तों, आज से अब आपके पास केवल सितंबर, अगस्त और सितंबर आपके पास बचा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मगन होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। इसी कड़ी में दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष किशोर कुमार फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक महाजनपद काल। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये जो महाजनपद है, इसकी उदय कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में जो जन थे और उत्तर वैदिक काल की जो जनपद थे, अब यही महाजनपद में उदय हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इनके उदय के पीछे आखिर उसके जो प्रेरक जो तत्व थे वो कौन कौन से थे, किन कारणों से महाजनपदों का उदय हुआ था और इनका उदय कहाँ पर हुआ था। क्या जहाँ पर वो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर, या फिर जहाँ पर ऋग्वैदिक काल बसाई गई थी, ऋग्वैदिक सभ्यता बसी थी, या फिर वहाँ पर जहाँ पर उत्तर वैदिक सभ्यता बसी थी, या फिर कहीं और जाके बसाई गई थी। तो इसी चीज़ों की हम छानबीन करेंगे आज के जो हमारा क्लास है, आज के सेशन में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये महाजनपद किसे कहा जाता है और कौन कौन से महाजनपद काल थे। जो उस समय के बौद्ध और जो जैन ग्रंथ थे उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित था उस समय की, इनकी क्या क्या विशेषताएं की एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं कि ये उस समय बुद्ध काल में इस महाजनपद काल के शासक कौन थे। जैसे कि बुद्ध काल में कौशल के राजा कौन थे, मगध के राजा कौन थे। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि चार जो है महाजनपद आपको दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि आपकी इसकी राजधानी कौन सी है। या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उन जो राज्य हैं महाजनपद, और ये पूछे जाएंगे कि ये वर्तमान में किस जगह पर स्थित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी पूछा जा सकता है। भौगोलिक स्थिति जैसे कि जो प्राचीन मगध साम्राज्य था, ये किस नदी तट पर स्थित था। अंग मगध या फिर कोई दूसरा जो और राज्य था, अवंती, कौशल, इस तरह के जो राज्य थे, किस नदी तट पर बसा हुआ था। तो इस तरह से पूछने की प्रवृत्ति रही है। यूपीपीसीएस हो या आईएएस एग्जाम हो या फिर कोई दूसरा आयोग जो हो, इनके प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो आज के सेशन में हम लोग यही बातचीत करेंगे, महाजनपद काल के उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनका जो महानगर महाजनपद था ये कहाँ कहाँ पर बसा हुआ था। साथ ही इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो सामाजिक जो उस समय की सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, ये किस कैसी थी। इन सबों में देखेंगे कि हम जो 16 महाजनपद था, इन 16 महाजनपदों में एक जो था मगध, ये सभी से ऊपर आके एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये 16 महाजनपद में केवल मगध ही महाजनपद ऐसा क्यों था जो इतना शक्तिशाली हो गया था, और एक साम्राज्य स्थापित करने में केवल वही क्यों कामयाब हुआ। इसके बारे में भी हम लोग आज छानबीन करेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे कि महाजनपद काल की जो शुरुआती वंश थे, वैसे तो महाजनपद काल के जो उज्जवल भविष्य वाली जो बात आती है वो तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद आती है। लेकिन जो प्रारंभिक वंश थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि मौर्य काल के जैसे कि हर्जक वंश था, उससे पहले भी इतिहासकार जो कहते हैं और कई बार जो बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं उसमें लिखा गया है कि एक बृहद्रथ वंश था जो पहले से स्थापित था। बृहद्रथ वंश पहला वंश था, उसके बाद हर्जक वंश आया था और उसके बाद जो बाद में वंश स्थापित हुए थे। तो इनकी जो वंश थे उसके प्रमुख शासक थे, उनके अंतिम शासक कौन थे, इस वंशों की राजधानी कहाँ थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हमारे जो वनडे एग्जाम है या फिर जो यूपीएससी के या फिर यूपीपीसीएस के एग्जाम में। और दोस्तों, यूपीपीसीएस के लिए आज का इम्पोर्टेंट ये भी इसलिए है क्योंकि जो ये महाजनपद था, इसमें से अधिकतर महाजनपद ये यूपी और बिहार के एरिया में ही पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही कोर एरिया बन जाता है प्राचीन इतिहास का। इनकी कर्मभूमि रही है महाजनपदों की यहाँ से। तो ये बहुत ही हॉट स्पॉट एरिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये मगध महाजनपद के बारे में भी उसके पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि मगध महाजनपद के बाद उसकी सामाजिक धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और फिर यहीं से हम आज का जो हमारा सेशन होगा उसके बाद समाप्त करेंगे, उसका एंड करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर और हमारा जो पहला जो हमारा टॉपिक है, महाजनपदों का उद्भव कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों,
हमने बताया था कि आपको पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो ऋग वैदिक काल था इसमें जन था। ये जन जो था ऋग वैदिक काल का, बाद के उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए, बाद के काल में जनपद बन गया था। ठीक। और यही जो जनपद था अब क्या बन गया, महाजनपद। अब यही महाजनपद बन बन गया, ये महाजनपद। तो जन से जनपद और फिर जनपद से महाजनपद। तो आखिर इनका उद्भव कैसे हुआ था, ये महाजनपद का उद्भव कैसे हुआ था, यही हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है। ये कौन कौन से उत्प्रेरक कहानियां, उत्प्रेरक तत्व थे जिसके कारण इसमें जनपद के निर्माण को, जनपद की जो उत्पत्ति थी इसके होने को मजबूर कर दिया था। तो आज के हमारा जो टॉपिक है इसी में हम लोग जानेंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो इस काल की जो उपलब्धि थी इस काल की लोगों की, वो थे लोहे का आविष्कार। एक लोहे के आविष्कार होने से इनकी जो सामाजिक उथल पुथल थी, सामाजिक आर्थिक, इसने राजनीतिक, सभी तरह से इसने बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया था। सबसे पहले तो इसने लोहे के कारण इसने कृषि को अधिशेष उत्पादन के लिए मजबूर कर दिया। अधिशेष, बहुत ज़्यादा व्यापक पैमाने पर उत्पादन होने लगा। ऐसा क्यों होने लगा? तो लोहे के पहला कारण था कि लोहे से जंगलों की कटाई संभव हो सकती थी और आसानी से हो सकती थी। ये चीज़ आप तांबे और कांसे के औजारों से बहुत ज़्यादा जंगलों की सफाई नहीं कर सकते थे। दूसरा था कि आप ये इससे लोहे से जो हल था, लोहे के हल, इससे ज़्यादा गहरी खेती, ज़्यादा जो थी खेतों का जोतना, वो संभव हो सका था। तो इससे भी उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी, ये युद्ध के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके उपकरण जो थे, लोहे के उपकरण, ये ज़्यादा, जो तलवार, जो भारे भारे या फिर गरासे थे, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए थे। तो ये ऐसी चीज़ थी। दूसरा एक और था महाजनपद काल में, जैसे हड़प्पा काल में ये लोग कहाँ, हड़प्पावासी कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के सिंधु नदी के तट तक बसे थे। उसके बाद फिर और आगे पूरब की ओर बसे, कुरुक्षेत्र जिसे कहते हैं, उस इलाके में बसे। फिर उत्तर वैदिक काल में ये और नीचे की ओर आए, यानी पूरब की ओर बढ़े। पूरब की ओर मतलब कहाँ तक गए ये लोग? ये बिंद से मगध तक विस्तरित हुए थे। और जब महाजनपद काल आए तो ये संपूर्ण भारत में लगभग फैल गया था, क्योंकि गोदावरी नदी तट पर भी एक अस्मक गणराज्य, अस्मक जो है महाजनपद था वहां पर। तो आप देख सकते हो कि पूरे उत्तर भारत में तो व्यापक पैमाने पर था। 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद यहाँ स्थित था और एक वहां पर गोदावरी तट पर भी स्थित था। तो ये पूरे भारत में फैल चुका था। जो उत्तर भारत के जो गंगा नदी के दोनों किनारे वाला तट वाला था, यहाँ पर एक तो लोहे की खानें मौजूद थी, दूसरी यहाँ पर हाथी भी मौजूद थी। तो जो सैनिक की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण शक्तिशाली चीज थी सैनिक दृष्टि से। दूसरा, गंगा की जो दोआब था, यहाँ पर आप जलोढ़ मिट्टी पाते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, तो उपजाऊ और उर्वर जमीन थी। तो ये सब चीजें थी जो महाजनपद काल की उत्पत्ति के लिए, उदय के लिए विवश कर दिया था। यही सब कारण था। लेकिन इन सब की जड़ें कहाँ पर थी? लोहे। ठीक है। तो लोहे के आविष्कार के कारण ही ये सामाजिक आर्थिक जो है थी, जिसमें कृषि, सेना, यही चीजें हैं। इसमें अभी हमने बताया आपको, ये लोग सिंधु गंगा के मैदान से पश्चिम से पूर्व की दिशा में चला, जो बिंद के उत्तर में था, और बिहार से लेकर के पश्चिम सीमा तक फैली हुई थी। इधर की जो भूमि थी, ये वर्षा और नदियों के कारण इसमें पर्याप्त उर्वरता था। साथ ही यहाँ की जो लौह खान थी, ये भी पास में ही था। जो पूरे उत्तर भारत है, उड़ीसा देखो, झारखंड देखो, मध्य प्रदेश, तो ये सभी लौह की जो लोहे के खान है यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से इनको साम्राज्य स्थापित करने में, या कहते हैं कि महाजनपद स्थापित करने में बहुत ही मदद मिली थी। दूसरा, इस समय के जो राजा थे ये बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप के थे, तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे। इन्होंने भी अपने साम्राज्य के लिए, चूंकि साम्राज्य का इस समय अब तक महत्व हो चला था, चूंकि वो सभी के साम्राज्य के जो कुछ नगर थे ये आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक स्थल के रूप में उभरने लगे थे। तो अब एक राज्य दूसरे राज्य जो थे उस पर, उस केंद्र पर, व्यापारिक केंद्र पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध लड़ते रहते थे। तो इस महत्वाकांक्षी कारण भी नगरों और फिर जो साम्राज्य जो था, इसके उत्प्रेरण को, विकास को प्रेरणा मिली थी। ये सभी चीजें थी जो महाजनपद काल के उदय को प्रेरित किया था। अब सवाल आता है कि महाजनपद काल के अध्ययन के स्रोत क्या है। हमने हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था, हड़प्पा काल पढ़ते समय भी, कि उसके अध्ययन के स्रोत के बारे में जानना था।
सेम ऐसे ही हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के भी बारे में जाना था। अब हम लोग महाजनपद काल के भी बारे में जानेंगे कि महाजनपद काल के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्या यहाँ भी पुरातात्विक और जो साहित्यिक भाग है इसकी वही है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी साहित्य है और पुरातत्व है, इन्हीं के आधार पर इस काल के इतिहास का लेखन किया गया है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है यहाँ की महाजनपद काल के साहित्य जो है, ये स्रोत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बौद्ध साहित्य है जिसमें अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, ये सब हैं जो 16 महाजनपदों के बारे में स्पष्ट जानकारी देती है। साथ ही इसके जो त्रिपिटक थे, शैक्षिक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये भी इस प्रकार की जानकारी देते हैं, महाजनपद काल की जानकारी देते हैं। तो इस इतिहासकार इसे ही पढ़ के इस काल के इतिहास लेखन किया था। दूसरा जैन ग्रंथ भी है, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र हैं जिन्होंने इस काल के इतिहासकार के बारे में उल्लेख किया है इतिहास का। उस समय कुछ विदेशी विवरण भी हैं, विदेशी यात्री आया करते थे उस समय, तो उसने भी, आपने देखा होगा कि बिंबिसार के दरबार में भी आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के भी दरबार में आया था विदेशी यात्री सब। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, इस समय भी ये सब आए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो विदेशी यात्री आते थे तो भारत के बारे में, यहाँ के शासक के बारे में वो अपने ग्रंथों में लिखते थे। तो इन चीज़ों से भी हमें इस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सबों के अलावा जो है उस समय के जो पुरातात्विक स्थल हैं वहाँ पर खुदाई के दौरान भी इस यहाँ की बारे में पुष्टि होती है। इन बातों की, पुरातात्विक जो स्थल हैं इसके बारे में भी पुष्टि होती है। जैसे कि 16 महाजनपद में से जो महाजनपद है ये कहाँ पर है, अंग, अवंती, कौशल, काशी, यहीं पर तो स्थित है ना। यहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है, जैसे कि यदि मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन उससे पहले जैसे कि अब जरासन का अखाड़ा कहते हैं, ये अभी भी वहाँ पर मौजूद है, बिहार की जो पुरातात्विक साइट है यहाँ पर। ऐसे ही काशी बनारस में भी यहाँ पर उसके पुरातात्विक स्थल हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है जो हमें इस काल के इतिहास लेखन में सहायता करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि महाजनपद काल की सूचियां, मतलब इस 16 महाजनपद में कौन कौन से महाजनपद उस समय विद्यमान थे और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ पर थी। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। इनकी राजधानियाँ के बारे में पूछा जाता है, राजधानी मिलान करे या फिर पूछ दिया जाता है, तो आपको ये चीज़ रखना ही चाहिए और ये फैक्ट है। अंग, इनकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तरी राजधानी की उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी की माहिष्मती थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। कौशल की राजधानी, इसकी भी 2 राजधानी थी, एक श्रावस्ती और दूसरा कुशावती थी। कंबोज की राजधानी फाटक। पुरु की राजधानी हस्तिनापुर। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अस्मक की भी 2 राजधानी थी, एक पोटन थी और दूसरा पैठान थी। मगध की राजधानी कहाँ थी, गिर ब्रज, राजगीर, और इन्हीं राजगीर को ही राजगृह भी कहा जाता है। मल्लों की राजधानी, बाद में फिर ये इसमें पाटलिपुत्र भी जुड़ गया था, लेकिन जब महाजनपद काल था तो इसमें आप गिरिब्रज अथवा राजगृह ही कर सकते हैं मगध की राजधानी। ठीक, मल्लों की राजधानी कुशीनगर। मत्स्यों की राजधानी बैराट अथवा विराटनगर, ये जयपुर में पड़ता है अभी। वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। बज्जी संघ की राजधानी, बज्जी की राजधानी वैशाली। पंचालों की राजधानी आही छत्र अथवा काम्पिल थी। चेदी की राजधानी शेथिमती अथवा सुक्तिमती थी। और सूरसेन ये मथुरा की राजधानी थी। ये आप मैप के सहारे देख सकते हैं कि कौन सी जो महाजनपद थे ये कहाँ पर स्थित था। ये मत्स्य आप देख सकते हैं, इसकी राजधानी विराटनगर था। ये सूरसेन की राजधानी मथुरा। पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अवंती की राजधानी उज्जैन। अस्मक ये गोदावरी नदी की था। आप चेदी देख सकते हैं, वत्स। दोस्तों मैप के सहारे याद करने से एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं, तो मैप देखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो विभिन्न राज्य थे उस समय के महाजनपद थे वो वर्तमान में किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, साथ ही इसके शासक कौन से शासक, जो उस समय के शासक थे महाजनपद काल में वो कौन थे। दूसरा, इसकी जो राजधानी थी वो चीज़ याद रखना पड़ेगा। और एक तीसरा चीज़ ये है
कि इसका अंतिम शासक कौन था। ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये सभी के लिए लागू नहीं होता, लेकिन कई कई बार इसमें मिल जाएगा जहां पर, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। अवंती। अवंती वर्तमान में कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अभी अभी हमने पढ़ा था कि उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। और वहीं दक्षिणी अवंती जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। महिष्मती को वर्तमान में माहेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों राजधानियां उत्तर भारत को दक्कन से और दक्षिण भारत से जोड़ती थी। ठीक है, और साथ ही ये जो थी उत्तर भारत को पश्चिम के जो बंदरगाह थे, जैसे कि गुजरात के बंदरगाह या फिर महाराष्ट्र के वहाँ बंदरगाह, इससे भी जोड़ने का काम करती थी। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और उस समय के जो जितने भी लगभग जो शासक थे या फिर महाजनपद थे, सभी ने अवंती को विजित करने की कोशिश की थी। दूसरा, इस समय के महत्वपूर्ण वंश था हैही वंश था, और चंद्रप्रदोत इस समय का महत्वपूर्ण शासक था। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। ये बुद्ध के काल में जीवित था और बुद्ध के काल में ये शासन करता था चंद्रप्रदोत यहाँ का। ठीक है, अस्मक दूसरा हमारा राज्य है। अस्मक, इसे अस्सक भी कहा जाता है। इसकी जो जानकारी है, इसमें ये पाणिनि के जो अष्टाध्यायी हैं, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता और साथ में कई यूनानी ग्रंथ भी हैं जिसमें इस राज्य का वर्णन किया गया, अस्मक राज्य का। ठीक है, साथ में कुछ बौद्ध ग्रंथ भी कहते हैं कि ये नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र ही महाजनपद था, दक्षिण भारत स्थित। ठीक है, अभी हमने देखा था कि उत्तर भारत में सारे 16 महाजनपद में से 15 महाजनपद था और एक महाजनपद कहाँ था? गोदावरी नदी के आसपास था। इसकी राजधानी कोटन थी, जिसमें वर्तमान में बोधन भी कहा जाता है। यहाँ के राजा कौन थे? इक्ष्वाकु वंश के थे, और इन्होंने अभी अवंती के साथ निरंतर संघर्ष करता था। अभी हमने बताया कि अवंती की एक खासियत थी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग पर था। कहाँ से? क्योंकि ये उत्तर भारत को कहाँ से जोड़ता था? समुद्र तट से। ठीक है, और दक्षिण को भी जोड़ता था समुद्र से, इसलिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट था। तो अवंती के लिए सभी लगभग उस समय के जो 16 महाजनपद वहां से लगभग जितने भी थे, सभी ने इसको जीतने की कोशिश की थी। दूसरा हमारा है अंग जनपद। ये कहाँ पर था? ये वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में स्थित है। दोस्तों ये चीज बहुत ही याद रखना है, ये बीपीएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि अंग जो है ये किस नदी तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने जो देखा था, इससे पहले अस्मक देखा था, तो वो कहाँ पर था? गोदावरी नदी तट पर। तो ऐसे ही अंग कहाँ पर था? ये चंपा नदी के तट पर था, और इसी चंपा नदी के नाम पर ही इसकी राजधानी का नाम पर भी, राजधानी का नाम भी चंपा ही रख दिया गया था। चंपा को पहले मालिनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष होता रहा था। अंत में मगध ने इस राज्य को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। मगध ने, महाभारत में आपने देखा होगा कि कर्ण और अर्जुन दो भाई थे, तो उसमें जो कर्ण था ये इसी राज्य का राजा था, राजा कर्ण। अंगराज कर्ण आपने सुना होगा महाभारत में, तो अंगराज कर्ण इसे ही कहा जाता था। ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख ग्रंथ है दिघ निकाय। इसके अनुसार कहा जाता है कि महागोविंद थे कोई उस समय के वास्तुकार, इन्होंने इस नगर की योजना बनाई थी, अंग नगर की। ठीक है, बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर इस राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद अजात शत्रु को अंग का उपराजा नियुक्त किया था। बिंबिसार ने, एक तो प्रश्न बनता है कि अंग को किसने मिलाया था? तो पहले किसने मिलाया? पहली बार इसने बिंबिसार ने मिलाया था, अंग को विजित किया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि बिंबिसार ने जब अंग को मिलाया था अपने साम्राज्य में, तब उस समय का वहां का शासक कौन था? तो कौन था इस समय का शासक? ब्रह्मदत्त था। दूसरा, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद से अपना उपराजा या फिर गवर्नर नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? अजात शत्रु को। तो एक लाइन में 3-4 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है कंबोज। ये कहाँ पर स्थित था? तो ये गंधार के टैप अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। ये यहाँ पर राजौरी हजारा का क्षेत्र वर्तमान में आता है, तो ये यहाँ पर स्थित था कंबोज। ठीक है, इसकी राजधानी हाटक अथवा राजापुर थी। वर्तमान में ये भारत से बाहर यानी कि अफगानिस्तान में है, तो भारत से बाहर ही है। इसके जो प्रसिद्ध शासक थे उस समय के, महात्मा बुद्ध के काल के या महाजनपद काल के, तो ये चंद्रवर्धन और सुदक्षिणा, इसके दो प्रसिद्ध शासक थे जो महाजनपद काल में शासन करते थे यहाँ पर। हमारा अगला जो राज्य है, 5वां राज्य है, वो है काशी। काशी कहाँ पर स्थित था? ये काशी उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में असी नदी के बीच स्थित था। आप देख सकते हो कि इन्हीं दोनों नदियों के बीच का जो है
दोनों नदी को जोड़ करके वरुणा और असी मिलके बना दिया गया बनारस। तो इन्हीं नदियों के नाम पर ये बनारस का नाम पड़ा है और जो इसकी राजधानी बनी थी। ठीक है। बनारस एक और चीज के लिए फेमस है, वो है जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार हैं पार्श्वनाथ, उनके जो पिता थे अश्वसेन, ये काशी के ही राजा थे। ठीक है। और काशी की प्रसिद्धि के कारण ही ये कौशल जो था, मगध, अंग राज्य के बीच निरंतर संघर्ष चलता था। सभी राज्य एक दूसरे पर आक्रमण करना चाहते थे। गोतिल जातक एक बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार काशी नगरी जो था 12 योजन में विस्तृत थी। इतना बड़ा एरिया था, इतने बड़े क्षेत्र में ये विस्तृत था और भारतवर्ष की सर्वप्रधान नगरी थी। बाद में अंततः इसे कौशल राज्य में मिला लिया गया था। किसने मिला लिया था? कौशल राज्य में। हमारा अगला राज्य है कुरु। परंपरा अनुसार कहा जाता है कि युधिष्ठिर के परिवार द्वारा ये शासित होता था। युधिष्ठिर के परिवार द्वारा, रामायण काल में युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासित होता था। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र पड़ता है ये इंद्रप्रस्थ है और यहाँ इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये आधुनिक दिल्ली के आसपास पड़ता है। दिल्ली, दिल्ली के पालम वालम इलाका यहाँ पर स्थित है। इस महाजनपद काल में आधुनिक जो हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र है यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। तो ये चीज आपको याद रखना है, किस नदी के किनारे स्थित था? कुरु जनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर जैन ग्रंथ, जैनों के जो उत्तराधीन सूत्र ग्रंथ है, इसमें पता चला है कि यहाँ के राजा जो थे इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु नामक राजा का शासन हुआ करता था। इन जैन ग्रंथों के अलावा जो बौद्ध ग्रंथों की जो जातक कहानियां हैं, जातक कथाएं हैं, इसमें भी यहाँ के कुछ राजा बताए गए हैं जो हैं सूतकोम, कौरव और धनंजय। ये यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे उस काल के। एक और जैन जातक बौद्ध ग्रंथ है पुरुधम जातक। इसके अनुसार कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही सीधे साधे थे और मनोचित वर्ताव के लिए अग्नि माने जाते थे यहाँ के कुरु के। फिर कहा जाता है कि बुद्ध के काल तक कुरु एक छोटा राज्य था, फिर आगे चलकर ये भी एक जनसंघ बन गया था। जैसे बज्जी वगैरह बना था तो ऐसे ही एक जनसंघ बन गया था। हमारा अगला राज्य है कौशल। कौशल एक शक्तिशाली राज्य था और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या, गोंडा और गोरखपुर, बहराइच वगैरह इलाके में आता था। कौशल जो राजा राम कहते हैं, भगवान राम, ये यहीं के राजा थे। ये पूरब में गंडक, जिसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें सदा नीरा नदी कहा जाता था। वर्तमान में इसे गंडक कहा जाता है, लेकिन पहले इसे सदा नीरा नदी कहा जाता था। वर्तमान में गंडक कहा जाता है। तो पूरब में गंडक नदी से और पश्चिम में गोमती नदी से, दक्षिण में साई यानी कि सर्पिका नदी से और उत्तर में हिमालय की तराई के बीच एक सुरक्षित राज्य था कौशल राज्य। सरयू नदी जो थी इस कौशल राज्य को बीचों बीच दो भागों में बांटती थी। तो बीचों बीच में भाग देने से एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग बन जाता है। तो उत्तरी भाग जो थी इसकी राजधानी अयोध्या थी और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। इनकी और राजधानी थी कुशावती और सिरपुर भी, अभी वर्तमान का सिरपुर है, ये भी इसकी राजधानी थी। कौशल के एक राजा थे कंस, को पाली ग्रंथों में क्या कहा गया है? वरान सिंहो। इसी ने क्या किया? काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था। इस बार कहा जाता है कौशल का जो सबसे महत्वपूर्ण राजा था जो बुद्ध के समकालीन थे वो राजा प्रसेनजित थे। कौन थे? राजा प्रसेनजित। ये कौशल राज्य के थे। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजा प्रसेनजित किस राज्य के या किस जनपद के शासक थे? तो कहाँ के थे? कौशल जनपद के। हमारा अगला था गंधार। गंधार जनपद कहाँ पर स्थित था? ये पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके में ये स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला स्थित थी। और ये प्राचीन काल से ही ज्ञान और विज्ञान व्यापार के जो बहुत ही तक्षशिला बहुत ही फेमस स्थल हुआ करता था। भारत का जो पहला यूनिवर्सिटी था, भारत का या दुनिया का पहला जो यूनिवर्सिटी कहा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये यहीं पर स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, वो जो चाणक्य के बारे में पढ़ा होगा, ये यहीं का छात्र था चाणक्य। फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह लोगों ने भी यहीं से अपनी अध्ययन किया था। एक और महत्वपूर्ण, एक तो ज्ञान विज्ञान का केंद्र तो था ही, दूसरा एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र था कि ये जो है अरब सागर स्थित जो समुद्री मार्ग था इससे भी जुड़ा हुआ था। तो ये दूसरा इसका महत्व था। एक तीसरा महत्व भी था तक्षशिला का उस समय। तक्षशिला चूंकि भारत के सामरिक स्थल में पड़ता था, अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर पड़ता था, उत्तर पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ता था। तो यदि कोई शासक उत्तर भारत में शासन करने वाले जो राजा थे यदि यहाँ पर शासन कर लेता
तो अपने साम्राज्य की रक्षा कर पाता था। तो सभी उत्तर में भारत में राज्य करने वाले शासक चाहते थे कि यहाँ पर उसका स्थापत्य अब अधिपत्य हो। आप आगे पढ़ेंगे जब मौर्य साम्राज्य आएगी या फिर उसके बाद के काल का जो कुषाण वगैरह सब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी शासकों ने इसे जो तक्षशिला का जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र, उसे सुरक्षित करना चाहा था, क्योंकि सभी जितने भी इतिहास में आक्रमण हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। बौद्ध जैन यूनानी स्रोतों में इस नगर की काफी चर्चा है, और हो भी क्यों न हो, कितनी महत्वपूर्ण है। ज्ञान विज्ञान के साथ साथ व्यापारिक स्थल भी था और सामरिक स्थल के कारण भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसे प्राचीन काल में भीड़, सिरकप अथवा सिरमुख, सिरसुख जैसे नामों से भी पुकारा गया था। ठीक है, इसके जो प्रमुख यहाँ के शासक थे ये पुष्यति अथवा पुष्करीन, इसमें 6ठी सदी के महत्वपूर्ण शासक थे। जब महात्मा बुद्ध था तो इस समय यहाँ के शासक थे। इन्होंने अवंती राज्य को पराजित किया था। तक्षशिला की जो पुरातात्विक खोज की थी, पुरातात्विक जो स्थल था उसकी खोज की थी, किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में की थी। ये कनिंघम कौन थे? भारत के एएसआई के प्रथम महानिदेशक। इसे भारतीय पुरातत्व विद्या के जनक भी कहा जाता है। चेदी जनपद, चेदी महाजनपद, ये कहाँ पर स्थित था? वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी शक्तिमती स्थित था। ये जो चेदी जनपद था इसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था शिशुपाल, ये यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। और इस शिशुपाल का वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने। जैसा कि रामायण में आपने जो रामानंद सागर की महाभारत है इसमें भी आपने देखा होगा कि शिशुपाल की 100 गलतियां जो माफ करने की जो कहा जाता था, 100 गलतियां, तो ये इसी के बारे में कहा जाता है कि यदि 100 गलतियां, शायद इसके रिलेटिव थे भगवान कृष्ण के, और इसे 100 गलती करने की छूट दी गई थी और कहा गया था कि 100वां गलती जिस दिन करेगा उसी दिन तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। तो ये शिशुपाल के बारे में ही कहा जाता है और ये कहानी इसी से रिलेटेड है। हमारा जो अगला राज था वो था वज्जी। वज्जी का अर्थ होता है पशुपालक समुदाय। ये वज्जी जो था एक संघ था जो 8 जो कुलों का, कई कई स्रोत हैं जो 9 संघ जो राज्य हैं उसका संघ बताया गया है। इसे अष्टकुलिक भी कहा जाता था क्योंकि ये 8 कुलों का एक संघ होता था। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल के तराई में स्थित था। ठीक है, तो इनकी राजधानी नदी का थी। ठीक है, किसकी? गायत्री की। ये 8 कुलों में कुछ वज्जी, लिच्छवी, विदेह, गायत्री थे। ये वर्तमान में इसकी जो संपूर्ण वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और सबकी जो अपने अपने कुल थे इनकी भी अपनी राजधानी थी। वज्जी की अलग राजधानी थी, लिच्छवी की अलग राजधानी थी, और संपूर्ण वज्जी संघ की भी एक राजधानी थी और वो थी वैशाली। ये वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है और ये गंडक नदी के तट पर स्थित था। ये यहाँ पर स्थित एक वसाड़ एक क्षेत्र है वर्तमान में, इसी के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा था। ठीक है, विदेह की राजधानी मिथिला थी। दोस्तों अभी हमने बताया था कि ये वज्जी, ये लिच्छवी सबों की अपनी राजधानी थी, और इन सबों के साथ साथ जैसे कि हम अभी वर्तमान में देखते हैं सभी राज्यों की अपनी राजधानी है। बिहार की पटना, यूपी की लखनऊ, तो सेम ऐसे ही भारत, ये सभी मिलके भारत बनाते हैं और भारत की भी अपनी राजधानी है। तो ऐसे ही था इस समय, 8 कुल मिलके एक संघ बनाता था, वो था वज्जी संघ। तो 8 कुलों के साथ साथ इसकी भी राजधानी थी और उसकी जो संपूर्ण वज्जी थी इसकी भी राजधानी थी। ठीक है, तो विदेह की जो विदेह की राजधानी क्या थी? मिथिला। और ये कहाँ पर स्थित था? जनकपुर, अभी वर्तमान में जनकपुर में स्थित था। गंगा नदी है जो वज्जी और मगध के बीच का सीमा का निर्धारण करता था। जैन परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का जन्म हुआ था यहाँ पर। पुराणों में इसे विशल नामक शासक का नगर बताया गया है। इसी के नाम पर यहाँ पर वैशाली पड़ा था। राजा विशल का गढ़ कहे जाने वाले जो इस समय के जो पुरातात्विक टिले थे ये अभी भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य ही कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में स्थित है। ठीक है, यहाँ का शासक जो मगध के शासक अजातशत्रु थे, अजातशत्रु ने अपने इसके जो मंत्री थे वस्कार, उसकी सहायता से इस संघ में फूट डाल दिया था और उसके बाद इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रमुख जो उस समय के जो महाग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ महावस्तु, उससे ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध लिच्छवियों के निमंत्रण पर वैशाली गए थे। वज्जीगण संघ के शासक चेतक और उसकी जो त्रिशला थी बहन महावीर की माता थी, माता के भाई थे। और भगवान किसके थे? महावीर की माता। और मगध के राजा बिंबिसार की पत्नी जो थे, ये कौन था?
चेल्लना के पिता भी था। तो कहीं ना कहीं ये बिंबिसार ने भी यहाँ पर शादी किया था, विवाह किया था और वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की थी। हमारा जो अगला है वत्स्य साम्राज्य, ये उत्तर प्रदेश के जो प्रयाग है, वर्तमान इलाहाबाद इलाके, यहाँ इसमें इसके आसपास स्थित था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों ये आपके यूपी पीसीएस के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन सा वो जगह है महाजनपद काल का जो बौद्ध और जैन दोनों के लिए पवित्र स्थल है। तो ये कौशाम्बी भी है एक, उसमें और भी हो सकते हैं। उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था किसके लिए? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। कौन सा? कौशाम्बी। बुद्ध काल में यहाँ पर पौरव वंश शासन करता था। कौन करता था? पौरव वंश। और इसका जो प्रतापी राजा था वो राजा उदयन था। उसने अवंती के राजा जो चंद्रप्रदोत थे उसे बंदी बना लिया था। पुराण कहता है कि इस समय के यहाँ के राजा निचक्षु थे। इन्होंने यमुना तट पर अपने राजवंश की स्थापना की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। हमारा जो अगला राज्य है, हमारा अगला जनपद वो है पंचाल जनपद। इसके अंतर्गत जो गंगा, बिजली गंगा है, वहाँ गंगा यमुना के द्वाम के बीच में पड़ता था। अभी वर्तमान में इसे रुहेलखंड का इलाका कहा जाता है। ये यहीं पर स्थित है पंचाल जनपद। गंगा नदी द्वारा ये दो शाखाओं में विभाजित था, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल थी। जो ये अहिछत्र था ये वर्तमान बरेली जिले में पड़ता है और जो काम्पिल थी इसकी दक्षिणी राजधानी ये फर्रुखाबाद जिले में पड़ता था। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी, पूछ दिया जाता है कि ये प्राचीन राजधानी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। ठीक है। कनौज भी इसी क्षेत्र में स्थित था। चुलानी ब्रह्मदत्त पंचाल देश का एक महान शासक हुआ करता था। तो पंचाल देश का जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? चुलानी ब्रह्मदत्त। मत्स्य जनपद, ये मत्स्य जनपद कहाँ था? ये वर्तमान जो राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर का जो इलाका है यहाँ पर ये जनपद स्थित था मत्स्य। इसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ये जयपुर के वर्तमान बैराट नामक स्थल से की जाती है। इस वंश का जो संस्थापक विराट था, इसी के नाम पर इस वंश की राजधानी का नाम पड़ा था विराटनगर, क्योंकि इसी ने अपना उस नगर की राजधानी बसाई थी, हो सकता है। और एक और जो इसके संबंध में एक कहानी कही जाती है कि कहा जाता है कि जब वो पांडव अज्ञातवास के थे, जब उन्हें हस्तिनापुर को छोड़ दिया था और अज्ञातवास 14 वर्ष का जो अज्ञातवास दिया गया था, तो अपने अज्ञातवास के दौरान उन्होंने यहीं पर, पांडवों ने अपनी जो अज्ञातवास बिताई थी वो यहीं पर बिताई थी। तो यहाँ के जो शासक थे राजा विराट, इसने यहाँ पर पांडवों को शरण दिया था अपने राज्य में। हमारा अगला जनपद है मल्ल जनपद। बज्जी संघ की तरह ये भी 9 कुलों का एक संघ हुआ करता था मल्ल जनपद। ये जनपद वर्तमान में देवरिया और गोरखपुर जो इलाका है यहाँ पर स्थित था। मल्लों की राजधानी कहाँ पर थी? कुशीनारा। ये कुशीनारा कहाँ पर स्थित है? इसकी दूसरी राजधानी भी थी पावापुरी। जो पावा ये वर्तमान में फजीलन नगर में है। ठीक है। और कुशीनारा कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में कुशीनगर जो जिला है यूपी का, वहां पर स्थित था। प्रारंभ में मल्ल एक राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र में परिवर्तित हो गया था और एक संघ बना लिया था आपने। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ जो कुश जातक है वहां पर ये इसका जो प्रसिद्ध शासक है उसे गोकक बताया गया। हमारा जो अगला था राज्य या महाजनपद वो था सूरसेन। ये कहाँ पर स्थित था? उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ठीक है। प्रारंभिक जो इस समय के मथुरा का स्थान आता है प्रारंभिक काल के, बाद में महाभारत और पुराण में भी इस जगह का स्थान जो है नाम आता है। और किस फील्ड में आता है? तो ये यादवों वंश से जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण के जो जन्मस्थली कही जाती है वो यहाँ से जोड़ा जाता है, जिसमें एक वृष्णिवीय कुल था। यहीं पर एक भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो भगवान कृष्ण का जन्म ये वृष्णि कुल से हुआ करता, वृष्णि वंश से। ठीक है। यह नगर गंगा के मैदान के द्वार पर स्थित था और उत्तरापथ का एक प्रमुख केंद्र भी था, क्योंकि यहाँ से उत्तरापथ और दक्षिणावर्ती दिशा में मालवा की ओर जाता था। साथ ही एक मार्ग था जो पश्चिमी तट की ओर और मथुरा नगर के उत्तर में भी जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि अवंती पुत्र यहाँ का एक राजा था जो बुद्ध का शिष्य था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि मथुरा का एक राजा था अवंती पुत्र, ये महात्मा बुद्ध का शिष्य था और इन्हीं के प्रयासों से इस राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ था। पुराणों में मथुरा को
मथुरा के जो राजवंश से उसे यादुवंश कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? पुराणों में। हमारा जो अंतिम जनपद है वो है मगध जनपद। ठीक है, तो हम इसके मगध जनपद के बारे में जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि मगध का प्रारंभिक इतिहास जानेंगे, क्योंकि इसकी यही जो था 16 महाजनपद में जो आगे साम्राज्य की स्थापना करता है, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है। मगध ये वर्तमान में पटना और गया जिला में स्थित है, और ये 16 सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सिद्ध हुआ, सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। ये क्यों शक्तिशाली सिद्ध हुआ था, हमें इसके विषय में भी पढ़ने की जरूरत है कि 16 महाजनपदों में आखिर इनके पास ऐसा क्या था जिसके कारण ये इतना शक्तिशाली हो गया था। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया था। मगध का प्रथम उल्लेख अथर्व जो वेद है वहां पर मिलता है। हालांकि ऋग्वेद में भी मगध का प्रत्यक्ष उल्लेख किया गया है, लेकिन मगध का मगध नहीं लिखा गया है, बल्कि कीकट जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था मगध के लिए। और उसके जो राजा थे उसे राजा बताया गया है, राजा परम अंगद की चर्चा है ऋग्वेद में। तो ये मगध राज्य जो मगध जनपद है ये बहुत ही प्राचीन है, ऋग्वेद काल से ही पड़ा था, और भले ही उनका नाम अलग हो लेकिन है इतना प्राचीन ऋग्वेद के काल से ही है। ठीक है, तो ऋग्वेद काल के जो है महाभारत मगध के बारे में अतिरिक्त और जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? महाभारत और पुराण से भी मिलती है। तो यदि इतिहास में पूछा जाए, परीक्षा में पूछा जाए कि मगध के जो इतिहास के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो वेद स्वयं आता है, उसके बाद महाभारत और पुराण में भी है, बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है मगध का। तो शतपथ ब्राह्मण में भी इसे कीकट ही कहा गया है, जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया था। ठीक है, गंगा नदी क्षेत्र में आने के कारण यह बहुत ही उपजाऊ थी। अभी हमने देखा था कि जो 16 महाजनपदों में मगध था, जो अन्न को विजित कर करके सबसे शक्तिशाली बन गया और सभी 15 को विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था मगध। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि ये जो गंगा नदी घाटी की क्षेत्र, अभी आपने देखा कि ये पटना और गया के इलाके हैं, और ये कहाँ पर पड़ता है? गंगा घाटी में, गंगा के दाहिने तट पर पड़ता है। ठीक है, ये क्षेत्र बहुत ही उर्वर क्षेत्र है। ठीक है, तो पहला कारण तो ये है इसकी तरक्की का कि बहुत ही उर्वर है। दूसरी, इसकी दो राजधानी थी, एक तो राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र, और दोनों के दोनों जो है एक रूप से सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामरिक रूप से मतलब कि इस पर बहुत ही आसानी से आक्रमण नहीं किया जा सकता था। किसी भी शासक को इन मगध की राजधानी पर मगध की जो राजधानी थी उसे जीतना बहुत ही आसान नहीं था। मगध की जो दोनों राजधानी थी एक प्राकृतिक दुर्गों से घिरा हुआ था। जैसे कि अब यदि ये राजगीर है तो ये पहाड़ियों से, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और यहाँ पर अजात शत्रु के काल में जो है 4 दीवारी का भी निर्माण करवाया गया था। तो एक तो प्राकृतिक दुर्ग था ही, ऊपर से इसने दुर्ग का भी निर्माण कर लिया, तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर था ये। दूसरा जो इसकी राजधानी था पाटलिपुत्र, ये भी जल दुर्ग की भांति था, क्योंकि ये गंगा और गंडक और सोन ये 3 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र में एक तरह से जो ये राजधानी थी। ऐसे यदि आप, ये गंगा इधर से बहती है, यहाँ पर हो गया गंडक नदी, और ये सोन नदी भी है जो गिरती है, और यहाँ पर ये बसा हुआ था पाटलिपुत्र शहर। तो एक जलदुर्ग की भांति था। इसे पार करके किसी भी शासक को उत्तर से हो, दक्षिण से हो, या पूरब से पश्चिम से पार करके इसकी राजधानी को जीतना बहुत ही आसान नहीं था। तो इसलिए ये अपने आप में अविजय रहा था, हमेशा अविजय रहा, कोई भी इसे विजित नहीं कर पाया था। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर मगध के उत्थान के कारण अभी देखा ही, फिर भी हम देख लेते हैं। एक तो इनकी भौगोलिक स्थिति थी, अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये अपने साम्राज्य उत्कर्ष पर पहुंच गया था। अभी हमने देखा था कि मगध की जो 2 राजधानी थी, एक तो राजगीर और दूसरा पाटलिपुत्र, ये प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित था। राजगीर जहाँ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहीं पर पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था। तो ये बाहरी आक्रमण से बहुत हद तक सुरक्षित था। ये कोई बाहरी जो राज्य थे या जनपद था, इस पर आक्रमण कर पाना बहुत ही आसान नहीं था उनके लिए। दूसरी, इनकी आर्थिक संपन्नता भी थी। आर्थिक संपन्नता 2 कारणों से थी। एक तो बहुत ही उर्वर भूमि थी इनके लिए, गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी वाला जो एरिया था बहुत ही उर्वर था, और दूसरा था उपजाऊ मैदान के अलावे यहाँ का जो लोहे के प्रचुर खान भी मौजूद थे। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो गया था, इस खान के चक्कर में हथियार और खेतों की शाखा जो खुदाई हो सकती है, जुताई संभव हो सकती थी।
तो लोहे प्रचुर खान जो है, लोहे की प्रचुर खान की वजह से इसकी आर्थिक बहुत ही उन्नति हुई थी। और हमारा कारण है कि इसकी सैनिक संगठन में किस प्रकार ये इसका जो भौगोलिक स्थिति काम आया। चूंकि मगध का जो क्षेत्र था, अभी झारखंड में अभी भी हाथी का जो है बहुत ही एरिया था, बंगाल और झारखंड के इलाके में हाथी अभी भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिल रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि आज से 2500 वर्ष या 3000 वर्ष पहले कितनी मात्रा में हाथी रही होगी। और उस समय हाथी के दुर्गों को तोड़ने के लिए सेना में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। तो यहाँ पर उसे बहुत ही आसानी से हाथी मिल जाती थी। यहाँ का जो मगध के जो आसपास के एरिया हैं, जो झारखंड का इलाका है, फिर बंगाल का इलाका और जो असम के इलाके हैं, ये हाथी बहुल इलाके हैं। यहाँ से आसानी से इसे हाथी मिल जाती थी और इसे सेना में भर्ती कर लिया जाता था। और इस हाथी की वजह से दूसरे राज्यों के जो दुर्ग थे, जो चार दीवारी थी, इसे तोड़ने में बहुत ही मदद मिलती थी। तो सैनिक की जो इसकी थी, मगध की सेना की, इसमें एक बढ़त थी, एक बोनस पॉइंट था। ये चीज़ दूसरे राज्यों को नसीब नहीं हो पाई थी। तो ये चीज़ एक था। दूसरे, यहाँ पर जो आसानी से मिलने वाले जो लौ अयस्क थे, इससे यहाँ पर अस्त्र शस्त्र बहुत ही व्यापक पैमाने पर मिल पाई थी। तो ये भी इनकी उन्नति में, जो मगध के उत्कर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक और चीज था, जो मगध के जो शासक थे, महत्वाकांक्षी थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप के थे। इसमें बिंबिसार का नाम ले सकते हैं, अजातशत्रु, अशोक, बाद के देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और महापद्म नंद जैसे जितने भी राजा हुए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे और महत्वाकांक्षी थे। इन्होंने अपने साम दाम दंड भेद की जितने भी नीति थी, सभी के तहत उसने किया था। बिंबिसार की देखें तो इन्होंने विवाह कर करके अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया था। अजातशत्रु के देखें तो इन्होंने साम्राज्य भी जीता था, साम्राज्य को विजित किया था। अशोक ने भी कलिंग विजय की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का तो बात ही क्या कहना, इन्होंने तो पूरे भारत को रौंद डाला था। और इतनी बड़ी इनकी सेना थी कि सिकंदर भी भारत आने से घबरा गए थे। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मगध के जो प्रारंभिक वंश थे, मगध में बाद में तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये हमारा जो अगला चैप्टर होगा, क्योंकि उसके बाद साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अभी हम लोग महाजनपद काल में हैं। इस काल के इसके जो प्रारंभिक वंश थे, कौन कौन से वंश ने यहाँ पर शासन किया था। कई स्रोत बताते हैं कि मगध के जो पहले जनपद थे वो हर्जक वंश थे। उसका जो मगध पर जो पहले वंश था, उसकी स्थापना हर्जक लोगों ने की थी, बिंबिसार ने ही की थी। फिर दूसरे ग्रंथ बताते हैं कि नहीं, मगध पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो बृहदत्त वंश था। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि बृहदत्त वंश ही था जो मगध पर सबसे प्राचीन वंश था मगध का। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वयं बृहदत्त ने की थी। और इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया था बृहद्रथ। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज अथवा राजगिरी। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो जरासंध था। ये जरासंध बृहदत्त का पुत्र भी था और उत्तराधिकारी भी था। ये जरासंध की कहानी आपने कृष्ण के बारे में महाभारत में पढ़ी होगी कि भगवान कृष्ण ने मल्ल युद्ध में इसकी जंघा को बीचों बीच फाड़ दिया था, इसलिए इसे का नाम जरासंध भी पड़ा था। ठीक है, ये वंश 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास ये समाप्त हो गई थी। और इसी के स्थान पर दूसरा जो वंश स्थापित हुआ था वो था हर्जक वंश। इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्जक वंश ने की थी। और ये कब गद्दी पर बैठा था? 544 बीसी के आसपास ये गद्दी पर बैठा था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बुद्ध के समकालीन था। इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। मतलब जब बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया था तो इस समय इसका शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। तो इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अपने उसके राज्य को क्या किया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसने बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण करवाया था और नगर का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बना लिया था। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? लगभग 52 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था। एक और कहावत प्रचलित है कि बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो है उसका जीवक इसको भेजा था। तो ये यहाँ दो बातें हो जाती है। एक तो महात्मा बुद्ध की सेवा में किसने अपने वैद्य को भेजा था, राजवैद्य को, और दूसरा ये कि जीवक किसका राजवैद्य था, जीवक किसका राजवैद्य था। तो यहाँ से दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं, तो आपको याद रखनी चाहिए। इतिहास में बिंबिसार इसलिए भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने वैवाहिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया या फिर अपने पड़ोसी राज्यों से आक्रमण से बचा रहा था। इसने 3 शादियां की थी। पहला, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी किया था और कौशल के साथ अच्छे रिश्ते बनाए थे। दूसरा था वैशाली के
जो शासक थे चेटक, इसकी पुत्री चलना से ब्याह किया था। चलना नहीं है यहाँ, गलना नहीं, ये चलना है, यहाँ से इससे शादी किया था। मध्य देश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी, क्षेमा से यहाँ विवाह करके इन राज्यों से अच्छे संबंध भी स्थापित किए थे। उपहार स्वरूप बहुत सारे क्षेत्र भी मिले थे, और दूसरा यहाँ से आक्रमण की जो थी सुरक्षा, आक्रमण से सुरक्षा भी मिल गई थी। जब इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत से इसे क्या मिला था, दहेज स्वरूप काशी प्राप्त हुआ था। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध नगर था काशी। दूसरी पत्नी जो थी राजकुमारी चलना, इससे उसकी साम्राज्य की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई थी। अभी हमने देखा था कि सभी राज्य चाहते थे, सभी शासक चाहते थे उत्तर भारत के कि उसकी उत्तर पश्चिम सीमा जो है वो सुरक्षित हो। इसके लिए वो या तो डिप्लोमेटिक करता था, कूटनीतिक तरीके अपनाता था, या फिर सीधे वहां पर आक्रमण करके वो राज्य अपने सीमा के अधीन ले लेता था। तो यहाँ पर बिंबिसार ने डिप्लोमेटिक की नीति अपनाई थी, और जो पंजाब के राजकुमार थे, राजकुमारी, उससे शादी करके उससे अच्छे रिश्ते बनाए थे ताकि इसकी सीमा सुरक्षित हो जाए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, यानी कि इसका उत्तराधिकारी, बिंबिसार का उत्तराधिकारी जो है कौन हुआ था, अजातशत्रु, हर्जक वंश का दूसरा शासक था। और ये अपने पिता की हत्या करके शासक गद्दी पर बैठा था। ये शासक गद्दी पर कब बैठा था, 493 बीसी में। ठीक है। अजातशत्रु को पुनिक भी कहा जाता है। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ये प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। बाद में इन्होंने बैन धर्म, बाद में क्या कर लिया था, इसने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री था बस्कार। इनकी सहायता से इसने क्या किया था, वैशाली जो संघ था, बज्जी संघ, उसमें फूट डाल के उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कहा जाता है कि जो उसने वैशाली पर आक्रमण किया था, तो इसने एक मुसल और महाकंटक नामक जो था, एक दो अस्त्र प्रयोग किए थे। इसकी सहायता से इसने वैशाली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यह युद्ध जीत पाया था। फिर कहा जाता है कि जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, वैसे ही अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, और उदयन ने हत्या करके 461 बीसी में गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ही थे जिन्होंने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, और पहली बार मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र बसाया था। तो यहाँ पर भी एक और प्रश्न बन जाता है कि मगध की राजधानी पहली बार पाटलिपुत्र कब बनी थी, तो उदयन के काल में ही बनी थी। उदयन का पुत्र जो था वो नागदशक हुआ था, ये उसका उत्तराधिकारी था, और नागदशक जो था ये हर्जक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों ये कई बार पूछ दिया जाता है कि किस वंश के अंतिम शासक कौन से थे। ठीक है। तो ये चीज आपको, पहला राजा तो पूछेगा ही वंश का संस्थापक कौन सा था, और कभी कभी पूछता है कि वंश का अंतिम शासक कौन सा था। ठीक है। हर्जक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। शिशुनाग वंश कब, 412 ईस्वी में। तो इसके जो अंतिम शासक थे हर्जक वंश के नागदशक, इसकी हत्या किसने कर दी थी, शिशुनाग ने। और शिशुनाग उसकी हत्या करके 412 बीसी में गद्दी पर बैठा था, और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या की थी, पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली में स्थापित कर लिया था। ठीक है। एक तो पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, दूसरी क्या किया था, यहाँ से हटा करके शिशुनाग ने इसे वैशाली में स्थापित कर दिया था। फिर से शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, इसने क्या किया, वैशाली से फिर से राजधानी को वापस लेके पाटलिपुत्र उठा के ले आया था। अब राजधानी जो है पाटलिपुत्र में ही रहेगी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में ही रहेगी, अब यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। तो अंतिम रूप से कब पाटलिपुत्र को बनाया गया था राजधानी, शिशुनाग वंश के जो शासक थे कालाशोक, उसके काल में। ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश की स्थापना होती है, और इस वंश के जो संस्थापक थे वो महापदम नंद था। ठीक है। कई ग्रंथों में इसे उग्रसेन भी कहा गया है। इस नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो था घनानंद, और इसी के काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 322-23 ईस्वी के आसपास सिकंदर ने। अब तो ये यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो उस समय मगध का शासक कौन था, भारत का शासक कौन था, कब वो कौन था, तो घनानंद के शासक ने आक्रमण की थी। और कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध का जो अंतिम वंश था, कौन था, नंद वंश, उसको समाप्त करके अपनी वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है। तो अगला जो हमारा अध्याय होगा मौर्य वंश होगा, और मौर्य वंश के बाद साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, तो हम इसे अगले अध्याय में पढ़ेंगे एक अलग से चैप्टर के साथ। ठीक है।
फिलहाल हम लोग देखते हैं कि महाजनपद काल की जो नगरीकरण थी और उनके व्यापारिक जो आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो महाजनपद काल था, इसे कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। यदि ये द्वितीय नगरीकरण है तो प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? तो प्रथम नगरीकरण हमने देखा था कि ये हड़प्पा काल में ही हुआ था। हड़प्पा काल को प्रथम नगरीकरण, भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीकरण का काल कहा जाता है और ये दूसरी नगरीकरण था। ठीक है, महाजनपद काल। दूसरा, इस समय साम्राज्य का उदय प्रारंभ हुआ था और इस प्रकार नगरों के विकास के कारण रोजगार और व्यवसाय भी नए नए सृजन हुए थे। तो जब साम्राज्य का उदय होगा तो साम्राज्य की जो पूर्ति होगी, साम्राज्य मतलब साम्राज्य में क्या क्या होंगे, उसकी जो राज दरबार होंगे, राज दरबार की रानियां होंगी, उनके लिए अलग अलग चीज़ें, उनकी अलग अलग मांगे होगी, तो इनके लिए रोजगार व्यवसाय आदि खुलेंगे। ठीक है, अरण्यकों में पहली बार नगर शब्द का उल्लेख आया है। अरण्यक क्या था, ये हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ थे अरण्यक, उसमें पहली बार नगर शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 60 नगरों की चर्चा की गई है। फिर भी 60 नगरों में बुद्ध काल के जो 6 सबसे बड़े नगर थे या फिर महानगर थे, उनकी नाम देखें तो आप इसमें राजगीर, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती और वाराणसी जो थे, ये इस समय के बहुत ही बड़े और उच्च कोटि के नगर थे। महाजनपदों में से अधिकांश जो थे व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण थे। कुछ उस समय के शिक्षा के केंद्र भी थे और व्यापारिक गतिविधि के केंद्र थे। ठीक है, तो इसलिए दूसरा, वे भारत के जो मुख्य व्यापारिक मार्ग थे यहाँ पर भी स्थित थे। ठीक है, तो इसलिए इस काल के जो नगर थे, इनकी उत्पत्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त महाजनपद काल में इस समय तक विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी प्रचलित हो चुके थे। तो ये व्यवसाय तो आप पहले से भी देखते आ रहे हैं, हड़प्पा काल हो, ऋग्वैदिक काल हो या फिर महाजनपद काल हो, इसमें बहुत सारे व्यापार, कृषि, पशुपालक, दर्जी, हजाम, रसोइये, धोबी, अंग्रेज, ये चीज़ तो पहले से चली आ रही थी, तो इसमें बहुत कुछ खास बात है नहीं। दूसरा है, जब राज दरबार की स्थापना होगी, अभी देखा कि जब राज शासक बनेंगे, साम्राज्य स्थापना होगी, तो उसमें दरबार में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर, कवि, फिर नृत्यांगना, इस चीज़ों की, विशेषज्ञों की बहुत सारे, अभी देखा ना, रोजगार की बहाली होगी तो इसके लिए विशेषज्ञों की बहाल किया जाता था। योद्धा, फिर धनुर्धारी, घुड़सवार, हाथी, फिर विद्वान, फिर न्यायिक अधिकारी, फिर राजस्व अधिकारी, तो इस तरह के बहुत सारे रोजगार के सृजन हुए थे इस काल में। नगरीय व्यवसाय में वैद्य थे, शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जरी करने वाले जो चिकित्सक थे, लेखाकार भी थे उस समय के। ठीक है, दूसरा, ये जो कलाकार हुआ करते थे, नट, रंगकर्मी, इस समय भी थे। नर्तक की जो है नर्तक, साथ ही जादूगर को उस समय शोक जय कहा जाता था, नगाड़ा बजाने वाले, ये सब सभी चीज़ें हैं जो रोजगार सृजन करता था और जो उस समय के दरबार थे इसके मनोरंजन करने का काम भी करता था। विभिन्न शिल्पों का भी विकास हुआ था। तो ये चीज़ें आप पहले से भी देखते आ रहे हैं, हड़प्पा काल से ही है। ये व्यवसाय क्या था और शिल्प का, ये सभी चीज़ें वह पहले से ही था। ये श्रेणी संगठन भी पहले से भी चली आ रही थी। इस काल में जो सबसे बड़ी बात हुई थी, एक और बात, वो था मुद्रा का प्रयोग। इतिहास में पहली बार, भारत के इतिहास में मुद्रा का प्रयोग इसी समय किया गया था। तो इसी के कारण जो था, इस समय की व्यापार जो था बहुत ही उन्नत व्यवस्था में चला गया था, क्योंकि अब वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी, अब उसका अंत होता चला गया और अब मुद्रा पहली बार अर्थव्यवस्था के रूप में आई गई। और इस समय का जो प्रमुख मुद्रा था उसे आहत सिक्का कहा जाता था। आहत, इसे ही पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था और ये चांदी के बने होते थे। दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे, तो ये चांदी के बने होते थे। इसे कई बार कसारपन, पाद, मासिक अथवा काकिन भी कहा जाता है। ये सभी सिक्के आहत सिक्के ही थे। ठीक है, और ये चांदी के ही बने होते थे। क्यों? इसका प्रथम प्रमाण कहाँ पर मिला है? तक्षशिला में। और एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है, तो यही आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। आहत इसलिए कहा जाता था कि एक मुहर लगा के उसे ठप्पा लगाया जाता था, सिक्कों पर गड्ढा किया जाता था, इसलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता था। क्योंकि ठप्पा लगाना यानी कि जोर से उसे चोट दिया जाता था, आहत किया जाता था, इसीलिए इसे आहत सिक्का भी कहा जाता था। और पंचमार्क इसे कहा जाता था, इसमें 5 मार्क लगाया जाता था, इसमें चांद का भी जो शेप है ये भी उकेरा जाता था। ये चीज, ऐसे सिक्के पहली बार कहाँ पर? तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये चीजें हमें यहाँ से देखना है। महाजनपद काल में जो आमतौर पर था, राजतंत्र था और कहीं कहीं पर गण और संघ भी देखा था हमने।
कि जैसे कि बज्जी जैसे संघ थे, यहाँ पर 8 कुलों का संघ हुआ करता था। ठीक है। ऐसे राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था, कहाँ पर, गणतंत्र वाले राज्य में। ठीक है। और प्रत्येक समूह का व्यक्ति अपने आप जो है राजा कहलाता था। ठीक है। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ऐसे ही गणों से संबंधित थे। जैसे कि जैन महावीर बज्जी संघ के जात्रिक कुल के थे, और स्वयं बुद्ध जो थे वो शाक्य गण के थे। बुद्ध के पिता सुदोधन जो थे कपिल वस्तु के शाक्य गण के राजा थे। ठीक है। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी को प्रायः किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों को रखरखाव के लिए प्रारंभ में सेना और नौकरशाही की रखा जाता था, और इसके लिए आर्थिक राजस्व की स्रोत की भी आवश्यकता होती थी। तो अब तक ये बढ़ चुका था। हमने देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल था उसी समय से ये कर, बलि या फिर भेंट जो था अनिवार्य हो चुका था, और इसके लिए जो भू राजस्व की दर थी वो 1/6 था। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये चीज़ तो पहले से ही मतलब उत्तर वैदिक काल में ही उत्पत्ति हो चुकी थी। राजा ने इसे अपना हक मान लिया था और अनिवार्य कर दी गई थी कि सभी जो किसान या फिर जो वैश्य हैं उन्हें कर देना पड़ेगा, और ये अनिवार्य चीजें हो चुकी थी। इन राज्यों की कुछ विशेषताएं भी थी। इनका जो प्रमुख था एक निर्वाचित राजा होता था। ठीक है। जिसके कारण प्रत्येक गण में विद्रोह की संभावना कम रहती थी। ठीक है। तो ये इस समय की राजनीतिक काल की प्रमुख विशेषता थी। इस काल के जो प्रमुख गण थे, जिसपे गणों का जो संघ बना था, ये था प्रमुख। आपको कुछ याद रखना होगा, बहुत कुछ याद नहीं रखनी, आपको ये केवल याद रखना है कि रामग्राम में कौन सा वंश था, तो कोलीय वंश था। पावा में मल्ल था, मल्ल जनपद। कुशीनारा में भी मल्ल जनपद था। मिथिला में विदेह था जनपद। पिपलीवन में मौर्य वंश था। सुषुमार के भग जनपद था। अलकप के बुल्ली। केशपुत के कलाम। वैशाली के लिच्छवी गणराज था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरा, कई बार पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित था, इसकी कुछ विशेष चीजें हो, जैसे कि यहाँ पर रोहिणी नदी के बारे में बताया गया है। ठीक है। अब पवा के बारे में बताया गया है, तो ये भगवान महावीर की जन्मस्थली रही है। कुशीनारा के मल्ल, तो ये गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली आई है, यहाँ पर भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था, भगवान बुद्ध ने। ठीक है। विदेह, ये मिथिला जहाँ पर रानी सीता के बारे में एक रिलेशन है। दूसरा, ये बज्जी संघ की ही एक घटक राज था। अब पिपलीवन ये नेपाल की तराई में स्थित था, और मौर्यों का जो उत्पत्ति है ये यहीं इसी इलाके से माना जाता है। ये सुषुमार के भग, ये मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाके में स्थित था। अलकप के बोली, ये मुजफ्फरपुर के आसपास बसा था। मुजफ्फरपुर, शाहपुर, ये बिहार का एरिया है, यहाँ पर बसा हुआ था। ठीक। केशपुत के कलाम, ये गौतम बुद्ध के जो गुरु थे अलार कलाम, ये इसी क्षेत्र से रिलेटेड थे, और ये केशपुत गोमती नदी के तट पर बसा हुआ था। वैशाली के लिच्छवी, ये भी बिज्जी संघ का ही एक घटक था। ये चीज हमने पहले ही देख लिया था कि वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र था। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों ने देखा, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने जो महाजनपद काल था शुरू से देखा था कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। फिर हमने उसकी जो प्रमुख महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, उनकी राजधानी के बारे में देखा। फिर उसे विस्तृत अध्ययन के तौर पर देखा था कि उनकी राजधानी वर्तमान में किस इलाके में पड़ता है, उस महाजनपद के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, चाहे उसकी वो महाजनपद किस नदी के तट पर बसा हुआ था। ये चीज़ें देखते हुए हमने देखा था कि मगध की क्या विशेषताएं थी, जो 16 महाजनपदों में सभी को छोड़ के पीछे छोड़ते हुए ये सबसे आगे बढ़ चुका था। इसके बारे में देखा था। साथ ही हमने देखा था कि उसकी राजनीतिक, महाजनपद काल की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के बारे में भी देखा था। दोस्तों, इसमें सामाजिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक या फिर कलात्मक इतिहास के बारे में हमने नहीं देखा। इसके बारे में हमें टिप्पणी करना यहाँ पर जरूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने इसमें नहीं जोड़ा। दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं किया मैंने कि उत्तर वैदिक काल में आपने उत्तर वैदिक काल की धर्म, सामाजिक स्थिति, ये चीज़ आपने देखा था। इस काल के प्रमुख धर्म बौद्ध और जैन अब तक स्थापित हो चुके थे। तो धार्मिक स्थिति में तो जो बौद्ध धर्म के बारे में आप जानेंगे वही बुद्ध और जैन ही होंगे धार्मिक स्थिति में। रही बात सामाजिक स्थिति की, तो चूंकि ये उत्तर वैदिक काल का ही हिस्सा है, उत्तर वैदिक काल के बारे में आपने पढ़ा था कि 1000 BC से 600 BC के आसपास चला था उत्तर वैदिक काल, और ये महाजनपद काल भी ये 600 BC के आसपास ही चलता था। तो उत्तर वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति थी, ये भी वही सामाजिक स्थिति सेम इसी काल में भी विद्यमान रहेगी। ठीक है। इसलिए हमने इसमें ज़्यादा इसे फैलाना जोड़ नहीं समझा। ठीक। दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करने से पहले हम बताता चलूँ दोस्तों कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट साथी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हमारा 35 टेस्ट का सीरीज है, जिसमें से 14 सेक्शनल है। आप उसमें भाग ले सकते हैं, फुल लेंथ भी है, उसमें करंट अफेयर्स के भी टेस्ट हैं, सी सेट के भी टेस्ट दिए गए हैं। दोस्तों टेस्ट साथी की बहुत ही विशेषज्ञता रही है इसमें। टेस्ट साथी इसी के लिए जाना जाता है, बहुत ही अनुभव है, उनकी बेस्ट टीम है जो ये टेस्ट बनाती है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और आप उसे खरीद सकते हैं। आप इसके लिए टेस्ट साथी की जो मोबाइल ऐप है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो है पीडीएफ के रूप में आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। साथ ही यूट्यूब पर वीडियो डिस्कशन भी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर जुड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से अगली क्लास में हम आपके समक्ष हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।